हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट थियरी डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, आपकी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है, ये चैप्टर समझ में आ गया तो रिलेशन एंड फंक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, और रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आ गया तो क्लास 12 के कैलकुलस में कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए सेट थियोरी को ध्यान से समझेंगे। सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि केवल सुनना नहीं है, मैथमेटिक्स की क्लास है। मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चनों को करना है, डेफिनेशंस को लिखना है, ताकि आपके नोट्स भी क्लास के पैरेलल बनते चले। ओके और ये जो आज जितना भी डिस्कशन होगा, इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब हाथ से नोट्स बनाओगे ना, तो उसकी एक अलग बात है। तो सब लोग यार कॉपी और पेन निकाल लो, स्टार्ट कर रहे हैं सेट थियरी। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है सेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। तो डिक्शनरी कभी खोलोगे और सेट का मतलब जानना चाहोगे तो आएगा सिंपली अ कलेक्शन। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। पर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो सेट क्या हो जाएगा? इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैंने 2 शब्द यूज करे, एक तो वेल डिफाइंड, कलेक्शन के आगे मैंने क्या लगा दिया? वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो डेफिनेशन है ना, वो वेल डिफाइंड हो, मतलब वो यूनिवर्सल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी एक पर्सन से पूछ रहा हूं कि सेट ऑफ फलाना, अब वो फलाना कुछ भी हो सकता है ना, वो बोल रहा है ये उसका सेट है। जैसे मानो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं किसी से भी पूछूंगा, रवि, श्याम, ओके, सोनाली, किसी भी से भी पूछूंगा, सब मुझे क्या बोलेंगे? AEIOU, है ना। कोई चेंज तो नहीं आएगा ना किसी की भी डेफिनेशन में। तो ये एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है। तो जो वेल डिफाइंड है वही चीज अपन सेट में इंक्लूड करेंगे मैथमेटिक्स में। बात समझ में आई? तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया। तो यार इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो लास्ट शब्द लिखा है डिस्टिंक्ट, मतलब सेट में 2 चीज आपको समझनी है। सेट में ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट का कोई सेंस होता नहीं है, प्लस सेट में सेम ऑब्जेक्ट का कोई सेंस होता नहीं है। मतलब कभी मैं सेट में ऐसे 2 नंबर लिख रहा हूं 1 2 2, इसका कोई सेंस नहीं है, ये सिंपली 1 और 2 है। मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट का कोई सेंस बनता नहीं है सेट में। ये दोनों एक ही बात है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दे जनरली डिस्टिंक्ट, ओके, और उनको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन अपन देखेंगे। पहले ये देखो कि तुम सेट को पहचान पा रहे हो कि नहीं मैथमेटिक्स के। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इससे बहुत जनरली आइडिया लग जाएगा। पहला एग्जांपल है रिवर्स ऑफ इंडिया। बस तुमको ये चीज देखनी है कि मैं कोई सा भी तुमसे पूछ रहा हूं कि ये सेट है या नहीं है, तुमको क्या सोचना है? ये वेल डिफाइन होना चाहिए, हर एक इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। यार अब मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया पूछा तो तुम क्या सोचो कि रिवर्स ऑफ इंडिया जो तुम्हारे लिए होगा वही तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी होगा। चेंज तो नहीं हो रही है ना डेफिनेशन। तो ये एक सेट है, मतलब हर एक पर्सन के लिए इसकी डेफिनेशन सेम है। हर एक पर्सन के लिए इसकी डेफिनेशन सेम है। तो ये आपका क्या हो गया? सेट हो गया। इसी तरीके से इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी एक सेट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से पूछोगे तो उसके लिए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 2 4 6 8 यही होंगे। इन 4 नंबर के अलावा किसी के लिए कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या है? सेट है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी सेट है। थर्ड एग्जाम्पल तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दुनिया में किसी से भी पूछ लो सबके लिए AEIOU होगा। तो ये भी मेरा सेट है, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है ना। पहले से इसको डिफाइन किया गया है। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। अब बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, यहां पे पिक्चर समझनी है। ये पिक्चर में क्या है यार कि अब तुम अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को सोचो, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस है वो तुम्हारे दोस्त की हो। मानो तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, तुम्हारे दोस्त की फेवरेट एक्ट्रेस है श्रद्धा कपूर,
तुम्हारे एक और कोई दोस्त की फेवरेट एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, तो यहां पे तुम देख पा रहे हो कि ये एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। कभी मैं कह रहा हूं बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैं किस सेंस में कह रहा हूं बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस, है ना। इसमें बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस तुम किस क्राइटेरिया पे देख रहे हो। इसी तरीके से मैं बोलूं यार बेस्ट क्रिकेटर, ओके, तो अब बेस्ट क्रिकेटर में किस जनरेशन की बात कर रहा हूं। किसी के लिए वो कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई बोलेगा सुनील गावस्कर है, कोई बोलेगा विराट कोहली है। तो ये एक वेल डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं है, हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से इसकी डेफिनेशन बदल रही है। तो मेरे ख्याल से सेट में तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहली चीज, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब हर एक के लिए उसकी डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने जो बताई थी, वो मैंने बताया था कि रिपीटेशन का यहां पे कोई सेंस होता नहीं है। सेट में कभी तुम एलिमेंट्स, यहां पे जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा से सेपरेट किए गए आइटम लिखे गए हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर। ये तीनों नाम से ये सारी चीजें जानी जाती है। ठीक है, आगे अभी देखते हैं। ये वाली चीज मैं फिर रिपीट करूंगा, पर अभी केवल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कैपिटल एन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर के सेट को। जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर के सेट को। तुमको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक ऐसे चलता है। उसको रिप्रेजेंट किससे किया तुमने, कैपिटल एन से। जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो कैपिटल लेटर से होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। देखो सारे जितने भी रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल लेटर से हो रहे हैं। तो सेट का जनरली जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से किया जाता है। फिर जेड, जेड मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में तुम्हें आई से भी इसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटीजर सबको पता है, माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हैं, ऐसे -5 सो ऑन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ये सब चीजें तो पता है। इनका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जेड से होता है। इसके बाद आता है क्यू, दैट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, P by Q फॉर्म, वेयर P Q बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो वाला फॉर्म, रैशनल नंबर वाला फॉर्म रिप्रेजेंट होता है कैपिटल Q से। वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल Q से। रियल नंबर R से शुरू होता है तो रिप्रेजेंट करेंगे R से। अब तुम बोलोगे रैशनल नंबर R से शुरू होता है तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन Q होता है। इसको भूलना मत, क्योंकि रियल नंबर को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं रैशनल नंबर को R से नहीं करूंगा, उसका लेटर है Q। ठीक है, तो ये Q बेसिकली P by Q फॉर्म वाला है ना, वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0। R तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, रियल नंबर का। अब कभी Z के ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। Z के ऊपर मैंने कभी नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके आगे सेट लगा दो। Z प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, R प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, Q प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, Q माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, और T का मतलब, ये जो T है, T का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। नोट कर लेना, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, T का रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं। कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सिंबल है, Z
इंटीजर का सिंबल है, Q रैशनल नंबर का सिंबल है, R रियल नंबर का सिंबल है, एंड T इरैशनल नंबर का सिंबल है। इधर एक मैंने छोड़ दिया, दैट इज W होल नंबर का सिंबल है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं तुमको पता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, बड़े आगे चलिए। अब यहां पर ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट्स, ये सब सिनोनिम टर्म है। मतलब जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिखा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सेट के अंदर में जो लेटर से, मतलब सेट के अंदर जो मैं नंबर से लिख रहा हूं, ये बेसिकली इस सेट के एलिमेंट्स है। ये बेसिकली इस सेट के एलिमेंट्स है। इसी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसी को मेंबर्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म का मतलब एक ही है, ओके। और इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। जब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो सेट को रिप्रेजेंट करा कैपिटल लेटर से, ये आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन है। जब एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर जो कि सेट के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट वाला सेट लिखा, इंग्लिश अल्फाबेट वाला सेट मानो सेट ए में लिखने जा रहा हूं, दैट इज AEIOU। ठीक, तो यार मैंने ये जब लिखा ना, तो एक चीज मैंने यहां पे देखी कि मैंने इधर सेट का रिप्रेजेंटेशन किया कैपिटल लेटर से, यहां पे जो मैं एलिमेंट और मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, AEIOU, ये 5 एलिमेंट्स होंगे, ये 5 एलिमेंट होंगे। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। जनरली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट है, मेंबर है, ऑब्जेक्ट है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। ओके, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। ये चीज आपने समझ ली। बढ़ते हैं आगे, ये बहुत बेसिक चल रहा है। अब मैंने 2 चीज तुमको बताई थी। सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार जो मेरा वो सेट था ना इंग्लिश अल्फाबेट का, उसको AEIOU लिखूं या U पहले लिख दूं, I पहले लिख दूं। मतलब देखो, ये मेरा सेट है इंग्लिश अल्फाबेट का AEIOU, इसको मैंने कभी इस तरीके से भी लिखा, ओके, इस तरीके से भी लिखा, तो भी बात नहीं चेंज होगी, क्योंकि सेट में ऑर्डर से कोई चेंज नहीं आता है। मतलब ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तुम ऑर्डर को कुछ भी कर दो, तुम्हारा सेट वही का वही रहेगा। तो ये भी तुम्हारा सेट ए है, ये भी तुम्हारा सेट ए है। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां पे पहला लाइन जो लिखा है, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज इमटेरियल। मतलब जो ऑर्डर है ना एलिमेंट्स को लिखने का, वो इमटेरियल है, उसका कोई सेंस बनता नहीं है सेट में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि जो एलिमेंट्स आपने सेट में लिखे हैं, उसमें जो रिपीटिशन वाला काम है, कभी कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देखो, द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैंने कोई सेट लिखा, मानो मैंने कोई सेट लिखा बी सेट, दैट इज 1 2 3 3, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, इसमें 3 ही एलिमेंट्स है, 3 ही ऑब्जेक्ट है, 3 2 बार लिखा है, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? बड़े आगे तो अगली चीज नोट करो, अगली चीज नोट करो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। 2 तरह से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक है रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। नोट करो, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा था ना जनरल कर्ली ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करके, तो उसकी डिटेलिंग करते। जैसे मैंने अभी इंग्लिश अल्फाबेट वाला एग्जांपल तुम्हारे सामने लिया था,
है ना, इंग्लिश अल्फाबेट वाला एग्जाम्पल लिया था कि मेरा सेट AEIOU है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को, इस वाले रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को लिख रहे हैं। जो भी सेट में जितने भी एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट को लिखा जा रहा है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया का बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे कि मैंने एक सेट माना R, दैट इज द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पे तुम सबके नाम लिखोगे, गंगा, यमुना, नर्मदा, और जितनी भी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, लाइक दैट। जितनी भी रिवर्स ऑफ इंडिया है, उन सभी के नाम इंडिविजुअली तुम लिख रहे हो। जिस सेट में हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली आप लिख रहे हो, हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हर एक सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाता है। कर्ली ब्रैकेट मतलब तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट इस तरीके से बनाना रहेगा, तुमको जानते हो ये तो, है ना। तो ये वाला जो फॉर्म होता है दैट इज योर रोस्टर फॉर्म, और बहुत बेसिक फॉर्म है। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे बोल रहा है नेचुरल नंबर का सेट लिखो लेस देन 5, सब लोग लिखो नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 5 इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो तुमको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो मैंने बोला वो सेट माना मैंने n है ना, तो 1 2 3 4, लेस देन 5 बोला था तो 5 को नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 5 ही लिखना है। तो ये मेरा वो सेट हो गया नेचुरल नंबर का लेस देन 5 इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जो अगला फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे वाले भी जितने भी चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत जगह इसका यूज करूंगा, लीनियर इनइक्वालिटी, बहुत सारी जगह पे इसको तुम देखोगे। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म? यहां पे है ना, तुम हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हो। सेट के हर एक एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। यहां पे क्या करा जाता है कि पूरा जो आपका सेट दिया गया है उसके हर एक एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ा जाता है कि यार मानो इवन नेचुरल नंबर के सेट को लिखना है, तो मैं इवन नेचुरल नंबर के पूरे सेट को लिखने नहीं बैठूंगा कि हर एक एलिमेंट को लिखना शुरू कर दूं। पहला इवन नेचुरल नंबर 2 होगा, अगला 4 होगा, उसके बाद वाला 6 होगा, उसके बाद वाला 8 होगा, एंड सो ऑन। तो यार ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। तो इस तरीके से नहीं लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अब इवन नेचुरल नंबर है, तो हर उसकी इवन नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो देखो मैं अभी तुम्हारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म को देखना ध्यान से, इसको लिखते कैसे हैं। तो जैसे मैंने माना कि वो मेरा जो सेट में लिखना चाह रहा हूं दैट इज माई सेट बी, है ना, कर्ली ब्रैकेट लगाया, एक वेरिएबल को तुम्हें यहां पे पकड़ना है। मुझे वेरिएबल x बहुत अच्छा लगता है, मैंने यहां पे लिखा x इज सच दैट, यहां पे मैंने कॉलन का यूज किया है, मतलब 2 डॉट का, ओके, 2 डॉट का यहां पे यूज किया गया है। ओके, x इज सच दैट, x इज सच दैट, यहां पे मैंने 2 बिंदियां लगा दी, कॉलन। कॉलन का मतलब होता है, ये 2 बिंदियों का मतलब होता है दैट इज कॉलन। कॉलन का मतलब होता है सच दैट, नोट कर लेना। जहां पे भी मैथमेटिक्स में कॉलन दिखे इसका मतलब है सच दैट। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, ध्यान से चीजों को देखो। तो मैं सेट बी लिख रहा हूं, इवन नेचुरल नंबर का मेरे को सेट लिखना है बी, तो मैंने क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, x इज सच दैट, ओके, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ओके, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ओके, 2n, यहां पे मैंने कॉमा लगाया, एंड कॉमा का मतलब है एंड, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो यहां पे मैंने पूरे इवन नेचुरल नंबर जितने भी है ना वो लिख दिए। अब मैंने हर एक इवन नेचुरल नंबर को लिखा नहीं है यहां पर सारे इवन नेचुरल नंबर इस सेट में हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ा जाता है। अब इवन नेचुरल नंबर की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि हर इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो मैंने उसको लिख दिया x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आई?
तो तुमको कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ना है। किसी सेट में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हर एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में तभी लिखा जाएगा जब उसकी तुम कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ पाओ, अदरवाइज तुम उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये नोट कर लेना, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का। एग्जाम्पल करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन में कराऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म पे, है ना। पर ये समझो, इसको बोलना आ रहा है, एक्स इज सच दैट, ये कॉलन जहां पे लगाऊंगा वहां पे मैं बोलूंगा नहीं बार बार, उसका मतलब है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो, इसी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताते हैं। ये तो नंबर का एक एग्जांपल लिया मैंने, बोला यार मेरे को इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, है ना, यहां पे ही लिख लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेरा सेट ए था, ये रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ यू है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को लिखते हैं सेपरेटली। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने एक वेरिएबल पकड़ लिया एक्स, है ना। एक्स इज सच दैट एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से अपन ने लिख दिया। तो इस सेट को ए ई आई ओ यू, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया? अगला, राइट द सेट, राइट द सेट ओके इन द रोस्टर फॉर्म। ये सेट तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दिया है, इसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, समय दे रहा हूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्स इज सच दैट, इसको पढ़ना भी आ गया है अब अपने को। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स क्यूब। एक्स यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है, इन्होंने ऐसा लिखा, तुम इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता था ये क्वेश्चन। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू z प्लस, तो तुमको पता है z का सिंबल होता है इंटीजर और उस पर प्लस लग गया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज में लिख दिया, इसको मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू भी लिख सकते हो। अच्छा, यहां पे ये सिंबल का मतलब क्या है? ये सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू ओके। वो कॉलन का मतलब क्या है? सच दैट, कॉलन का मतलब क्या है? सच दैट। ये वाले सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू z प्लस भी लिखा हुआ हो सकता था, बात सेम है ओके। इन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x क्यूब इज लेस देन 100। इस सेट को तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1, फिर 2, फिर 3। तो देखते जाओ कब तक के क्यूब लेस देन 100 आ रहे, वो तुम्हारा सेट होगा। पॉज कर लो वीडियो, सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन अपन अब देखते हैं। क्या गिवन था कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्यूब आपका लेस देन 100। तो जो मेरा सेट बनेगा, है ना, जो मेरा सेट फाइनल बनेगा रोस्टर फॉर्म में, वो बनेगा 1 का क्यूब आपको पता है दैट इज 1, फिर 2 का क्यूब दैट इज 8, 3 का क्यूब दैट इज 27, 4 का क्यूब दैट इज 64। अब क्या मैं 5 क्यूब ले सकता हूं? यहां पे मैंने x की जगह 5 रखा, तो 5 क्यूब, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, 5 क्यूब मेरा हो गया 125। अरे 125 लेस देन 100 कहां है? 125 तो ग्रेटर हो गया 100 से, तो 5 नहीं लेंगे, 4 पे रुक गए, ब्रैकेट क्लोज करा, ये मेरा आंसर है। दिस इज माई आंसर। मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा। ऐसा हलवा क्वेश्चन था ये, ठीक है।
इसका आंसर सबका आ गया। बड़े आगे, कोई डाउट? क्या किया, क्यों रुक गए? क्योंकि देखो दोनों डेफिनेशन, मैंने ये बोला था कॉमा का मतलब होता है एंड, कॉमा का मतलब मैंने बताया है एंड। तो x पॉजिटिव इंटीजर तो होना चाहिए, पर जो उसका क्यूब है वो 100 से कम होना चाहिए। मतलब ये दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, वही वैल्यूज को मुझे लिखना है मेरे सेट में। तो मेरे 4 एलिमेंट होंगे। इस सेट के कितने एलिमेंट्स है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 4। ये रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉल एन ब्रैकेट में सेट ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको पढ़ेंगे कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं इतनी डिटेलिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो हर एक बात को ध्यान से सुन लो। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कहीं पे ऐसा दिखे एन में ब्रैकेट में सेट ए लिखा है, इसका मतलब वो लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 4। बड़े आगे चलिए, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया, देखो हर एक एलिमेंट को लिख ही दिया इन्होंने, 1.2, 2.3, 3.4, 4.5। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये सोचने वाली बात है। कर लिया? पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आप लोगों ने कर लिया होगा इसको अटेम्प्ट, और सभी का आंसर भी आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेरा जो सेट है, रिक्वायर्ड सेट, मानो सेट ए, उसको बनाने के लिए x इज सच दैट, सेट ए में लिख रहा हूं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n डॉट n प्लस 1। क्योंकि एक पैटर्न देखो तुम, यहां पे जो नंबर लिखा है डेसिमल के बाद उससे एक नंबर ज्यादा लिखा है। कभी इस नंबर को मैं n बोलता हूं तो आगे वाला नंबर है n प्लस 1, है ना? तो इस तरीके से चल रहा है। यहां पे जो नंबर लिखा है डेसिमल के बाद उसमें एक नंबर ऐड करके वो नंबर लिखा गया है। तो ये अपना बन गया सेट a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n डॉट n प्लस 1। ये बात आ गई समझ में? अब यार केवल इतना है क्या भाई? n क्या है यहां पर? तो मैंने कॉमा लगाया, बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यहां पे खत्म हो गई बात? यार n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब क्या? ये तो इनफाइनाइट तक सेट जाना चाहिए, पर ये सेट कहां पे रुक गया? 4 पर। तो मेरे को नेचुरल नंबर कहां तक लेने हैं? 4 तक। तो इसके आगे एक और बात लिखनी पड़ेगी कि n लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, सेट a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n, ये डॉट लगाया, ओके, n प्लस 1, n बिलोंग्स टू n, दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, इसके बाद मेरे को एक और चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी एलिमेंट मेरा जो रोस्टर फॉर्म में है वो 4.5 है। मतलब मेरे को n की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं लेनी है। कभी मैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल देता तो उस सेट का मतलब क्या हो जाता कि ये वो सेट हो जाता, ये वाला 1.2, 2.3, 3.4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक जाता कभी तो अपन यहीं रुक जाते, पर ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, ये 4.5 पे रुक गया। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजीली है ना? कितना इजीली इस बात को समझ गए? बड़े आगे पक्का? बहुत इजी चैप्टर है गाइस। कभी हर चीज को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा, हर एक क्वेश्चन तुम हिला पाओगे। ठीक है, बड़े आगे चलिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला देखो, नाम से नाम पढ़ते जाओ और उसकी डेफिनेशन तुम अपने आप लिखते जाओगे। पहला सेट मैंने क्या बोला? एम्प्टी सेट। दैट इज माय फर्स्ट सेट विच इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। इसी का नाम होता है नल सेट, इसी का नाम होता है वॉइड सेट। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने एम्प्टी बोला, भाई एम्प्टी है उसी का मतलब है नल सेट, उसी का मतलब है वॉइड सेट। वॉइड मतलब भी खाली होता है, नल मतलब भी खाली होता है, और एम्प्टी मतलब भी खाली होता है। खाली मतलब क्या?
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उस सेट को बोलेंगे एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट करना कैसे सिखाया है कि कोई सेट ए है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखोगे, स्मॉल एन ब्रैकेट में सेट ए दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट कभी किसी सेट में 0 है तो वो मेरा सेट नल सेट हो जाएगा। नोट कर लो, या एम्प्टी सेट हो जाएगा या वॉइड सेट हो जाएगा। चलिए अगला, दैट इज माय सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, दैट इज माय सेकेंड एग्जाम्पल। सॉरी, दैट इज माय सेकेंड एग्जाम्पल, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल, ये आदमी सिंगल है अपनी लाइफ में, ये अकेला है भाई। कौन कौन अकेले? सभी अकेले हो। सिंगलटन सेट मतलब अकेला, सिंगल, सिंगल नाम से ही समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1। ओके, अच्छा नल सेट का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बताया ही नहीं। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, खाली छोड़ देना, कुछ भी अंदर भरना मत। या इसका एक सिंबल भी होता है फाई, फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को या एम्प्टी सेट को। अब मैं कभी सिंगलटन सेट की बात करूं, सिंगलटन तो सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1, क्योंकि ये आदमी है सिंगल, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगलटन मतलब एक, तो एक एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल लिख लो ऐसा कि केवल 2, केवल ए, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए सिंगलटन सेट के। उसके बाद फाइनाइट सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम काउंट कर पाओ, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। मैं कह रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है ना, 1 से लेके 9 तक काउंट कर पा रहे हो ना, तो वो सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा पा रहा है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, वो आ जाएंगे अपने फाइनाइट सेट में। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट इज इनफाइनाइट। तो यार ये शुरू के जो चारों क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट से ही समझ में आ गए। एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कुछ मत लिखो। या एक और सिंबल है फाई, ये दोनों तरीके से आप नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंगलटन सेट का रिप्रेजेंटेशन एक एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट ए। फाइनाइट सेट जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सकते हो, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो काउंट कर सकते हो 2, 3, 5, 7, ये 4 प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है। तो जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है वो फाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक जाता है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर। कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे हो ना तुम कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, समथिंग लाइक दैट। कभी वो कंडीशन लगा दी तो वो फाइनाइट हो जाएगा, कभी कंडीशन नहीं लगाई सीधे बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यार वो तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वो आ जाएंगे इनफाइनाइट सेट में। बड़े आगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? कब दो सेट को इक्वल बोलोगे? जब उनके जो एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में बराबर हो और हर एक एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में बराबर है और हर एक एलिमेंट आइडेंटिकल हो। मतलब सेट ए मैंने बनाया 1, 2, तो सेट बी कभी है 2, 1, या सेट सी है 1, 1, 2। तो भाई मैंने अभी बताया था सेट में रिपीटेशन का कोई सेंस होता नहीं है, तो यहां पर मैंने ये केवल इसीलिए लिखा कि ये रिपीटेशन का कोई सेंस बनता नहीं है, तो ये भी 1, 2 ही लिखा है, ये भी 1, 2 ही लिखा है। तो इस केस में देखो ऑर्डर का कोई सेंस होता नहीं है,
तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों सेट, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी, ये तीनों सेट बराबर है, ये तीनों सेट बराबर है। अब मैंने देखो एक और एग्जांपल लिया इक्वल सेट का, जैसे सेट ए मैंने लिया x इज सच दैट x इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 4, ओके, x इज इक्वल टू 4, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 4, और मैंने सेट b ले लिया 4। तो यार ये दोनों सेट इक्वल है। x इज सच दैट x इक्वल टू 4, मतलब इसका भी एक ही एलिमेंट है दैट इज 4, और सेट b का भी एक ही एलिमेंट है 4। तो a इक्वल टू b मैं बोल सकता हूं, इस केस में मैं बोल सकता हूं a इक्वल टू b इक्वल टू c। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब दोनों सेट बिल्कुल आइडेंटिकल हो, उस केस में तुम बोल दोगे कि वो सेट इक्वल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी आइडेंटिकल हो, प्लस जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो भी सेम हो। इक्विवेलेंट सेट की कहानी थोड़ी आसान है। इक्विवेलेंट सेट में केवल तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट देगा। कभी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, एलिमेंट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो सेट ए मेरा है 1 2 और सेट बी मेरा है a कॉमा बी। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में बराबर होते हैं तो उस सेट को इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट को कैसे याद रखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। बढ़े आगे। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट बार बार यूज कर रहा हूं, इसका एक नाम है। उस नंबर को बोलते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट। कंफ्यूज मत होना। जैसे नाम इसमें बहुत सारे सिनोनिम नाम है, जैसे मैंने एलिमेंट के दो नाम बताए थे, ऑब्जेक्ट और मेंबर। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट के भी दो नाम है, कार्डिनल नंबर या देखो कार्डिनल नंबर बहुत सिंपल है। कार्डिनल नंबर होता क्या है? दैट इज वेरी सिंपल, डेफिनेशन से समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने जिस सेट में होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। इंग्लिश अल्फाबेट, द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये तुम्हारा सेट बी है। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 5। AEIOU। मैंने एक सेट बनाया मैंने एक सेट ए बनाया 1 3 5 7। ओके, 1 3 5 7 ये मेरा एक सेट है ना। इस सेट में ये मेरा जो सेट है 1 3 5 7, इस सेट में इसका कार्डिनल नंबर कभी कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? तो कार्डिनल नंबर के लिए कुछ नहीं करना, केवल काउंट करना है 1 2 3 4। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज 4। इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4। बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई। कभी रेड पेन नहीं दिख रहा है तो मैं 4 बोल देता हूं। ठीक, बड़े आगे, बहुत सिंपल था ये। अब डिटरमाइन करो इसकी कार्डिनैलिटी को। भाई कार्डिनैलिटी बोले या नंबर ऑफ एलिमेंट बोले या कार्डिनल नंबर बोले या ऑर्डर बोले, हर एक टर्म का मतलब सेम है। कंफ्यूज मत होना, वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट ही पूछ रहा है। यहां पे कार्डिनैलिटी लिखने का कोई सेंस नहीं है, वो पूछ तुमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ। फॉर सेट ए इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू इंटीजर के स्क्वायर 1 से लेके 100 तक। के स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक क्या होगी इसकी कार्डिनैलिटी? मेरे ख्याल से सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आंसर देखिए सबका सेम आ रहा है कि नहीं।
तो यार इसमें बोला है k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 से लेके 100 के बीच में आता है, जिनका स्क्वायर 1 से लेके 100 के बीच में आता है, 1 भी इंक्लूड है 100 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। 1 से लेके 100 के बीच में आने वाले कभी मैं देखूं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देखें सेट ए का, तो शुरू कहां से होगा, -10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, क्या जीरो को लिया जाएगा? जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, तो जीरो नहीं लिया जाएगा। ये नेगेटिव में हो गए, इसके बाद पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गई कार्डिनैलिटी? 10 और 10, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आया 20, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई 20। बात समझ में आई? ये तुम्हारा पूरा सेट ए बना, -10 -9 -8, क्योंकि k बिलोंग्स टू यहां पे इंटीजर बोला था, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, उनको भी लोगे, ये तुम्हारा सेट बन जाएगा। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। बड़े आगे चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने तुमको सबसेट बता रखे हैं आर के। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखने के पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सबसेट है आर के, उसको देखने के पहले तुमको सबसेट का आइडिया दिया जाए, फिर वो क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि सबसेट के बारे में अभी तुम्हें आइडिया है नहीं। तो पहले सबसेट की कहानी सुन लो, फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसेट क्या होता है? तो देखो सबसेट क्या, कि मैं कभी कह रहा हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब एवरी एलिमेंट, जो भी सेट ए में, एवरी एलिमेंट इन सेट ए वो सेट बी में होगा ही होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कभी कह रहा हूं कि A मेरा सबसेट है B का, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब हर एलिमेंट सेट A का B में होगा ही होगा, हर एक एलिमेंट सेट ए का बी में होगा ही होगा। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब यहां पे इन्होंने एग्जांपल लिया है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कभी ऐसा कह रहे हैं कि बी सबसेट है ए का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन सेट ए, तभी तुम कहोगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा, पर डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। कभी मैं कह रहा हूं कि यार नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, भी नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रियल नंबर के सेट में तो होंगे ही होंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट का सिंबल ऐसा है, सी को खींच दो, जो सी है ना उसको खींच दो, तो ये आपका सबसेट का सिंबल हो गया। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला था, इधर जो लिखा है लेफ्ट में जो लिखा है, एवरी एलिमेंट इन सेट दिस, नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो रियल नंबर में होते ही हैं। तो ये डेफिनेशन सही है, सबसेट का मतलब ये है। तो यहां पे बोला है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, वी से दैट B इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, और इस तरीके से इसको लिखा जाता है, सी को ऐसे खींच देने का। समझ गए? तो कभी कह रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो उसको लिखेगा ऐसा, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B। B में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि B और A बराबर हो, ऐसा B में ज्यादा होंगे और डेफिनेटली होंगे। आप इधर भी देख सकते हो, रियल नंबर में ज्यादा एलिमेंट होते हैं, रियल नंबर में डेसिमल भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, पर नेचुरल नंबर में केवल नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो है ही रियल नंबर में। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से बोल दी गई है। ठीक, इसके बाद क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A। कोई एक एलिमेंट है
वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और मैं कह रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वो जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली बिलोंग करेगा सेट बी में भी। कभी कह रहे हो कि यार ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए का तो हर एलिमेंट सेट बी में होगा, तो मैं एक स्मॉल ए कोई एलिमेंट मान रहा हूं जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में। इसको समझो, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट बी एज वेल, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गई ना पिक्चर? जब मैं कह रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देखो सबसेट मतलब क्या, जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, वो उसका छोटा भाई बोल लो या बेटा बोल लो, मतलब उससे कम एलिमेंट होंगे, है ना, पर जितने एलिमेंट उस छोटे वाले में होंगे उतने, मतलब जितने एलिमेंट उस छोटे वाले में होंगे उतने सारे एलिमेंट बड़े वाले में होंगे जो राइट में लिखा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन सबसेट में मेरे को नहीं लगता रिक्वायर्ड है। आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, कि यार ए का हर एलिमेंट सेट बी में नहीं है, मैं बोल रहा हूं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, उस केस में मैं कह रहा हूं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, मतलब वो सी को काट देने का, उस खींचे हुए सी को काट देने का, ये हो जाता है इट इज नॉट अ सबसेट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए मैंने बनाया 1 2 3, सेट बी मैंने बनाया 1 2 3 4। अब मैंने सेट ए बनाया 1 2 3, सेट बी बनाया 1 2 3 4। मैं क्या बोलूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हर एक एलिमेंट सेट ए का बी में है, बी में कुछ ज्यादा है 4 है, पर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि बी में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, वो चारों एलिमेंट ए में नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या, कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कभी दो इक्वल सेट है, कभी दोनों बराबर सेट है, मतलब सेट ए तुम्हारा है 1 2 3, सेट बी तुम्हारा है 1 2 3। इस केस में तुम बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इक्वल टू का साइन क्यों लगा दिया नीचे, क्योंकि दोनों सेट बराबर है। इस केस में बी भी सबसेट है ए का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? जब दोनों सेट इक्वल होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो यहां पे दो बात समझने की है कि जितने भी, मतलब देखो, हर एक सेट के बहुत सारे सबसेट पॉसिबल। कभी मैं इस सेट ए के सबसेट लिखने जाऊंगा ना, तो बहुत सारे सबसेट लिख सकता हूं। इस सेट ए के 8 सबसेट बन जाएंगे, वो मैं बना के बताऊंगा आपको। तो सबसेट बहुत सारे बन सकते हैं, पर कभी वो दोनों सेट बराबर हो गए ना, मतलब ये चीज तो समझ में आ गई कि एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता है। 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 वाला सेट 1 2 3 वाले सेट का तो सबसेट है। तो एक नोट डाल दो कि अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पे नोट डालें, नोट 1, अ सेट इज अ सबसेट of itself. Note 2, a set is a subset of itself. Note 2 होता है, note 2 होता है a null set, a null set, or you can say empty set is a subset of every set. भाई नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां पे मैंने एक सेट बना दिया, सेट सी, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यार ये सेट सी तो सबसेट है ए का भी, ये सेट सी तो सबसेट है बी का भी। तो नल सेट तो जितने भी सेट होते हैं ना, सबका सबसेट होता है। तो पहला नोट है, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सेट अपना खुद का तो सबसेट
होता ही है और नल सेट सभी का सबसेट होता है। ये बात समझ में आ गई। खाली सेट तो सभी का सबसेट होगा, क्योंकि खाली सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं, और सबसेट की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, है ना। कभी ए सेट खाली सेट है तो वो तो सबका ही सबसेट है। तो इस केस में मैं कह रहा हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो भाई कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट ए में, तो कोई भी एलिमेंट तो सेट बी में प्रेजेंट है ही नहीं ना, मतलब कोई भी मतलब क्या, खाली है वो तो एलिमेंट ही नहीं है, तो चेक क्या करोगे? तो नल सेट तो सबका सबसेट होता है, ये नोट कर लेना। चलो अब उस सवाल पे चलते हैं जो अपन छोड़ के आए थे, ये वाला सवाल। अब तो क्लिक ही हो गया होगा, अब तो क्लिक ही हो गया होगा, अब तो सवाल ही बना दिया होगा तुम लोगों ने। क्या है सवाल? देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट, सब पता है तुमको। एन इज योर नेचुरल नंबर, एन इज योर नेचुरल नंबर, Z is your integer, Q is your rational number, and T is your irrational number। है ना। अब ये कुछ कहानी पूछ रहे हैं, और ये जो R है, ये जो R की बात कर रहे हैं, दैट इज रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर, है ना। अब ये पूछ रहे हैं N और Z में क्या रिलेशन है, सबसेट का साइन लगाना है तुमको। क्या n सबसेट है z का? क्या n सबसेट है z का? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से जल्दी से बताओ। क्या n सबसेट है z का? क्या n सबसेट है z का? तो मैंने n लिखा, पेन दूसरे कलर का लेते हैं, है ना। बताओ n क्या सबसेट है z का? तो यार n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, तो एवरी एलिमेंट नेचुरल नंबर तो इसके अंदर है ही। तो n क्या हो गया? सबसेट हो गया इंटीजर का। अब z और q में, z क्या है? इंटीजर, q क्या है? रैशनल नंबर। यार रैशनल नंबर हर एक इंटीजर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पर रैशनल नंबर में डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, पर वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते। तो z मतलब सारे z तो रैशनल नंबर में है, पर ऐसे रैशनल नंबर्स है जो z में नहीं है। तो मैं क्या लगाऊंगा? सिंपल, z इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। बराबर नहीं है, यहां पे मैं इक्वल इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि रैशनल नंबर में कुछ और ज्यादा एलिमेंट भी आएंगे, जैसे 2/3, भाई ये इंटीजर में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस में नंबर्स होंगे जो कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सारे इंटीजर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पर सारे p बाई क्यू फॉर्म को इंटीजर नहीं बोल सकते। ये बात तो समझते हो, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर और रियल नंबर की बात करते हैं। इनमें क्या होगा? जितने भी रैशनल नंबर है, भाई रियल नंबर का ही तो टाइप है, रैशनल और इरैशनल। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर तो है, प्लस इरैशनल नंबर भी है। तो मैं क्या बोलूंगा? Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये तुम्हारा C हो गया D। D की बात है इरैशनल नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर के ही दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर में ही रैशनल नंबर भी आते हैं, इरैशनल नंबर भी आते हैं। तो मैं कह सकता हूं यार ये जो इरैशनल नंबर है ना, ये भी सबसेट है रियल नंबर का ही। ये तुम्हारा D हो गया, D का आंसर हो गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन है E, नेचुरल नंबर और टी में कोई रिलेशन है क्या? भाई जो नेचुरल नंबर है उसमें तो 1 2 3 4 5 आता है, इरैशनल नंबर में √2 इस तरह के नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर है ना, हर एक एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में वो इरैशनल नंबर में नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि यार n इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर, n जो है वो सबसेट नहीं है इरैशनल नंबर का। तो ये तुम्हारा E का आंसर हो गया। ये तुम्हारे पांचों के आंसर हो गए। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसेट की कहानी समझ में आ गई, सबसेट की कहानी समझ में आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक पॉइंट है, नोट है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कभी निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n। इससे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ए माना जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, इसके मैं सबसेट लिखने गया। तो पहले तो मैंने तुमको बताया नल सेट सबका सबसेट होता है, फिर केवल 1 को लेके एक सेट बना लिया, केवल 2 को लेके एक सेट बना लिया, और एक चीज मैंने बताई है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 तो हो गई। इसके अलावा इन दो एलिमेंट से और कोई पॉसिबल सबसेट है क्या? नहीं है। तो जब अपन सेट ए की बात करें, सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट मेरे कितने बने? दैट इज 4। अब मैंने सेट ए में, या आप सेट बी मान लेता हूं, सेट बी में एक एलिमेंट रखा। अब इसके मैं सबसेट बना रहा हूं, है ना, ये मैंने सबसेट लिखे हैं इधर, दिस इज माई सबसेट, दिस इज माई सबसेट ऑफ सेट ए, ये 4। अब मैं सेट बी के सबसेट लिख रहा हूं। सेट बी के सबसेट क्या क्या होंगे भाई? एक तो खाली सेट तो सभी का सबसेट होता है, और एक वो खुद, तो 2 सबसेट होंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 1 है तो सबसेट कितने बने? 2। अब इसी में मैंने एक सेट सी बनाया, दैट इज 1 2 3। इसके सबसेट निकालो, तो एक नल सेट, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर 2 को एक साथ लेके 1 2 1 3 2 3, और ये तो मैंने लिख लिया था ना, और तीनों को एक साथ लेके दैट इज वो खुद 1 2 3। तो यहां पे एक चीज समझ में आई कि जब मेरा सेट सी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेट में 3 हुए तो उसके सबसेट कितने बन गए? 8। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 3 हो गए तो उसके सबसेट कितने बन गए? दैट इज इक्वल टू 8। ये एक पैटर्न देखो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे मैं नंबर ऑफ सबसेट लिख रहा हूं, यहां पे मैं नंबर ऑफ सबसेट लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब 1 थे तो सबसेट 2 बने, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हुए तो सबसेट 4 बने, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो सबसेट 8 बने, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे तो सबसेट कितने बनेंगे? 16। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होंगे सेट में तो सबसेट कितने बनेंगे? 32। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n, 2 की पावर n, where n is your cardinal number, where n is your cardinal number, where n is your cardinal number। बात समझ में आई? n क्या हो गया? तुम्हारा कार्डिनल नंबर। नोट कर लो इसको, ये सबसेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो गया, दैट इज 2 की पावर n। बढ़ते हैं आगे। इसमें 2 तरह के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट क्या? तो यार प्रॉपर सबसेट मतलब वो सबसेट कि तुम सारे सबसेट लिखोगे किसी भी सेट के, तो प्रॉपर में तुम्हें वो सबसेट नहीं लिखना है जो सेट के बराबर हो गया। मतलब देखो प्रीवियस एग्जांपल में, यहां पर कभी मैं ये पहले ही एग्जांपल लूं तो 1 2 था, इसके सबसेट मैंने बनाए तो 5 1 2 1 2, इस तरीके से बने इस वाले के एग्जांपल नंबर 1 के सबसेट। अब इसको ध्यान से देखो, जब मैं इसकी प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा ना, तो जो सेट सेट के बराबर होता है उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। तो फिर बचेंगे कितने? 1 2 3। तो प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो सेट के बराबर होता है उस वाले सबसेट को हटा दो, उस वाले सबसेट को हटा दो। तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस 1। कभी कोई सेट है मेरा A, दैट इज ए बी, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो एक तो नल सेट हो गया, एक सिंगलटन सेट A, एक सिंगलटन सेट B। इसके अलावा अब ए बी मत लिखना। ए बी क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ए बी में वो सेट ए के बराबर हो जाएगा, तो प्रॉपर सबसेट में वो सेट नहीं लेते हैं।
जो सेट के बराबर हो जाता है। जो आपका गिवन सेट है उसी के बराबर कभी तुम्हारा सबसेट भी आ गया तो उसको प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं करते, उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। इम्प्रॉपर बिल्कुल उल्टा। इम्प्रॉपर सबसेट होता है सेट के बराबर। जैसे मेरा सेट है 1 2, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट कभी मेरे को लिखना है। ओके, सबसेट मेरे को इसका इम्प्रॉपर लिखना है तो वो होगा 1 2, वो होगा 1 2। ठीक, इम्प्रॉपर सबसेट सेट के बराबर होता है। ये बात आ गई समझ में? पक्का सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरह का? प्रॉपर सबसेट में वो सेट नहीं लेंगे जो सेट के बराबर होता है, बाकी सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ये फाई भी इसका प्रॉपर सबसेट है। दिस नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ये सिंगलटन सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए बी, और ये सेट बी भी प्रॉपर सबसेट है इस सेट ए का। पर इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये 1 2 इम्प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। बात समझ में आ गई? बहुत आसान था। चलो, एक क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, फटाक से साइन लगाना है तुमको। सेट ए तुम्हारा 1 3 है, सेट बी तुम्हारा 1 5 9 है, सेट सी तुम्हारा 1 3 5 7 9 है। सिंबल लगाने हैं कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है। सिंबल लगाने हैं कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है। तो नल सेट तो तुमको पता है सभी का सबसेट होता है। नल सेट तो तुमको पता है सभी का सबसेट होता है। सेकंड वाले में क्या लगाओगे? सेट ए में 1 3 है, सेट बी में एवरी एलिमेंट इन सेट ए क्या प्रेजेंट है सेट बी में? 1 3 3 प्रेजेंट नहीं है सेट बी में, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से अब ए में 1 3 प्रेजेंट है, सी में 1 3 प्रेजेंट है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट सी, तो मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी की बात करें, बी में 1 5 9 है तो 1 5 9 1 5 9 एवरी एलिमेंट जो सेट बी में वो सेट सी में प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा बी जो है वो सबसेट है सी का। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट है P एंड Q, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना पहले सेट में जिसके P एलिमेंट्स है, ओके, वो 56 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले से जिसमें Q एलिमेंट्स हैं। तुमको वैल्यू निकालनी है P और Q की। तुमको वैल्यू निकालनी है P एंड Q की। The value of P and Q are। क्वेश्चन समझ में आया? दो फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट P और Q है। इन्होंने बोला है कि जो पहला सेट है उसके जो नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं वो 56 ज्यादा है दूसरे वाले के सबसेट से। तो पहले वाले के कितने सबसेट बनेंगे? कभी उसमें P एलिमेंट है तो हाउ मेनी सबसेट पहले वाला बनाएगा? पहला वाला कितने सबसेट बनाएगा? तो वो बनाएगा 2 की पावर P। दूसरा वाला जब Q एलिमेंट्स है तो दूसरा वाला कितने सबसेट बनाएगा? 2 की पावर Q। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट पहले वाले के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले के। इक्वेशन क्या कह रही है? पहले वाले के सबसेट 56 से ज्यादा है दूसरे वाले से, तो पहले वाले सबसेट है 2 की पावर P, दूसरे वाले के 2 की पावर Q। पहले वाले के 56 से ज्यादा है तो प्लस 56 इधर लिख दिया। ये बना 2 की पावर P माइनस 2 की पावर Q इज इक्वल टू 56। मेरे ख्याल से ये सब आपने किया होगा, है ना?
टू की पावर p माइनस टू की पावर q इज इक्वल टू 56। नेगेटिव अप्रोच भी लगा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, p और q की वैल्यू तुम्हें बतानी है, तुम पुट करके भी देख सकते हो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, पर नेगेटिव अप्रोच से मैं नहीं कर रहा हूं इसको, मैं जनरल अप्रोच से कर रहा हूं। टू की पावर p माइनस टू की पावर q 56 आया। अब देखो, टू की पावर p माइनस टू की पावर q 56 आया। इस 56 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7। इस 56 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7। ये बना टू की पावर p माइनस टू की पावर q। 8 इंटू 7 8। इस 7 को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 1 टू की पावर p माइनस टू की पावर q। ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी समझ में आएगा। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, इसको लिखा 2 का क्यूब माइनस 1 टू की पावर p माइनस टू की पावर q। ये बनेगा, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3 पावर हो जाएगी 6, फिर 2 का क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 का क्यूब, 2 की पावर p माइनस टू की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। तो आंसर हो जाएगा, p का आंसर आया 6, q का आंसर आया 3। ऑप्शन बी करेक्ट। ये एक तरीका। बच्चों तुम यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्टली पुट करके देख लो, सेटिस्फाई जो हो जाए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी इसको किया जा सकता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है 64। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 64 में से 8 गए 56, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से भी सोच सकते हो, कभी ये वाला तरीका सोच नहीं पा रहे हो तो। और ये बिना ऑप्शन देखे आंसर देने का तरीका। कभी ऑप्शन नहीं दिए होते क्वेश्चन में, वैसे तो इस ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन वो देंगे, पर कभी नहीं देते, तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अच्छा, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है, ये आखिरी 2 टर्म्स बतानी है, उसके बाद इंटरवल की बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें बहुत आसान है। पावर सेट होता है, तुमने अभी तक जितने भी सबसेट बनाए हैं ना, जितने भी सबसेट बनाए हैं उनको एक सेट में डाल दो। जितने भी सबसेट बनाए हैं उनको एक सेट में डाल दो, उस सेट को पावर सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज पावर सेट। सेट जो होता है ना सारे सबसेट का, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो जैसे मैंने बनाया कि यार मेरा सेट ए है, ए बी, तो इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट ऑफ ए लिखो। तो पावर सेट ए कैसे लिखोगे? तो पावर सेट ए, इसके जितने भी सबसेट है उसका सेट। तो ए बी के कितने सबसेट होंगे? एक तो नल सेट खुद, फिर सिंगलटन सेट ए, फिर सिंगलटन सेट बी, फिर ए बी खुद। तो ये तुम्हारा हो गया पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सबसेट, पावर सेट होता है सबसेट। ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज योर पावर सेट। सबसेट नहीं, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज योर पावर सेट। ये एग्जांपल से समझ में आ गया। तो पावर सेट क्या? सारे सबसेट को एक सेट के अंदर डाल दिया तो वो उसका पावर सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट क्या? यूनिवर्सल सेट नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब भाई ये जो यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स, इसी का तो हम सब सबसेट है। मतलब जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सेट है वो सब सबसेट होते हैं एक सेट के, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जितने भी सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं। मतलब ओके, यूनिवर्सल सेट को मैं बोलूं तो जितने भी सेट तुम्हारे होंगे, ऑल पॉसिबल सेट, ओके, वो सब जितने भी पॉसिबल तुम्हारे सबसेट होंगे ना, वो सब इसके सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा सेट ए मैंने माना 1 2, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर का पूरा सेट इसका यूनिवर्सल सेट होगा, या 1 2 3 इसका यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये जो सेट ए है ना, वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट।
ऑल पॉसिबल सेट इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, जितने भी पॉसिबल सेट है ना वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। जितने भी पॉसिबल सेट है वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। बात समझ में आ गई? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। अब जैसे हमेशा क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया होगा, यूनिवर्सल सेट दिया होगा, ओके, कि यूनिवर्सल सेट तुम्हारा ये है, और जो सेट दिए हुए होंगे वो सब उसी के सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। ये बात समझने की, यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं जो भी सेट तुमको दिए होंगे। किसी एक सेट के ना बहुत सारे यूनिवर्सल सेट पॉसिबल है। जैसे ये 1 2 है ना, तो इसका नेचुरल नंबर भी एक यूनिवर्सल सेट है, इंटीजर भी एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा था, अभी हमने जो एक चीज पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां मैं कह सकता हूं रियल नंबर क्या है? यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर क्या है? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बाकी ये सारे क्या है? उसी के सबसेट है। ठीक, तो यहां पे मैं रियल नंबर को बोल सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट का, एन जेड क्यू का यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा एग्जांपल था, इससे समझ में आ गया होगा कि इस एग्जांपल में रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का भी, इंटीजर का भी, और रैशनल नंबर का भी। ठीक है, अब इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। सबसेट में दो इंटरवल आपको दिमाग में रखने, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। पहले बात करता हूं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब जैसे ये मैंने बनाया ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए से बी। इसका मतलब क्या कि ए से लेकर बी तक जितनी भी वैल्यूज है वो सब तो इस सेट में है। ए से लेकर बी तक जितनी भी वैल्यूज है वो तो सब इस सेट में है। कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है? ए नहीं है और बी नहीं है, ए नहीं है और बी नहीं है। ए से लेकर बी तक की जितनी भी वैल्यूज है वो सब इसके अंदर है, ए नहीं है, बी नहीं है। नंबर से समझ में आएगा। जैसे 2 से लेके 5, ओपन इंटरवल में कह रहा हूं, ओपन इंटरवल 2 to 5। इसका मतलब 2 से लेके 5 तक सारे नंबर, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। ओके, 2 और 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन इंटरवल 2 से 5 मतलब इसके बीच में केवल दो ही वैल्यू है, 3 और 4। ऐसा नहीं होता है, आपको पता है दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आप डेसिमल भूल जाते हो, 2.00001, 2.99999, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर्स इन दोनों के बीच में है। ओके, क्योंकि यहां पे 2x और मैंने बोल दिया x यहां पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब यहां पे बिलोंग किया जा रहा है। तो यहां पे इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट होंगे। ओपन लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है मतलब खुला हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करनी अपने सेट में, मतलब 2 और 5 के बीच की वैल्यूज आपको सेट में लेनी है। इसका मतलब है ओपन इंटरवल का। अच्छा, इसी का एक दोस्त होता है क्लोज्ड इंटरवल, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर, उसको स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है क्लोज्ड इंटरवल का। इसको ध्यान से देखो, क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। इसका मतलब क्या कि कभी मैं बोल रहा हूं 2 से 5 क्लोज्ड, इसका मतलब 2 और 5, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों इंक्लूड है मेरे सेट में, क्योंकि मैंने उनको क्लोज्ड कर दिया, मैंने उनको क्लोज्ड कर दिया। तो जब भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसका मतलब 2 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और यहां पे x को मैं रियल नंबर बोल रहा हूं, तो 2 और 5 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो तो इंक्लूड है ही, प्लस 2 और 5 दोनों इंक्लूड है। बात समझ में आई? पक्का? तो यार ये नोट कर लेना, ये क्लोज्ड इंटरवल की कहानी हो गई, ये ओपन इंटरवल की कहानी हो गई। ओपन इंटरवल इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी तुमको ऐसा ब्रैकेट दिया है
इसका मतलब ये, अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ इन्होंने ओपन लगा दिया और एक तरफ क्लोज्ड लगा दिया, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से लेके 5 तक की जितनी भी वैल्यूज है उनको इंक्लूड करना है, प्लस 5 को भी इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि x 2 से लेके 5 तक और 5 पे लगा दो इक्वल टू का साइन, तो x की वैल्यू 2, x शुड बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5, और x बिलोंग्स टू, यहां पे बोल दो रियल नंबर। ठीक, चलिए बढ़े आगे। अब इसको तुमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तुमको लिखा हुआ दिया है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर है 4 से, लेस देन और इक्वल टू 6 है। 6 को इन्होंने क्या किया है इंक्लूड, 4 को इन्होंने क्या किया है एक्सक्लूड, -4 को इन्होंने क्या किया है एक्सक्लूड, और 6 को क्या किया है इंक्लूड। तो यहां पे क्या बोल रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x -4 लेस देन इक्वल टू 6, इसको तुमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे को बस ये बताओ, -4 लिखा, इधर 6 लिखा, कौन सा सिंबल आएगा? -4 को नहीं लेना है तो ओपन लगा दो, 6 को लेना है क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया है, मतलब वो सेट में है, तो क्लोज्ड इंटरवल का साइन लगा दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? -4 से 6, -4 पे ओपन क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब -4 को एक्सक्लूड किया है, और एक्सक्लूड कभी कर रहा है, एक्सक्लूड कभी कर रहा है तो ओपन इंटरवल लगता है। ये तुम्हारा ओपन इंटरवल है, स्मॉल ब्रैकेट, और कभी इंक्लूड कर रहा है तो तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल लगता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब तुम्हारा सेट ए है 1, तुम्हारा सेट है 1, तुम्हारा सेट ए है 1, फाइंड करनी है पावर सेट ऑफ ए। यहां पे 2 बार पावर सेट निकालना है, पहले तुम सेट ए का पावर सेट निकालो, फिर वो जो पावर सेट आएगा उसका वापस से पावर सेट निकालो। क्वेश्चन बढ़िया है, करो इसको। सेट ए तुम्हारा सिंगलटन सेट 1 है, उसमें तुमको पावर सेट ऑफ ए निकालना है। वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा सेट ए है दैट इज 1, तो मैंने सबसे पहले लिखा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ए में जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सब लिखूंगा। तो सेट ए के कभी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो एक तो नल सेट खुद और एक फिर पाई, इस तरीके से बन गया, है ना। फिर अब इस पावर सेट का पावर सेट निकालना है, इस पावर सेट का पावर सेट निकालना है। इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 2। तो अब इस 2 एलिमेंट का पावर सेट बनाऊंगा तो उस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे पहले वो देखो। जब एक एलिमेंट था तो पावर सेट में कितना आया? 2 की पावर 1। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले? 2 की पावर 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गए तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब देखो, अब देखते जाओ, एक तो नल सेट खुद है ना, फिर सिंगलटन सेट फाई, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, इसको कुछ समय के लिए एक एलिमेंट मानो ए, इसको कुछ समय के लिए एक एलिमेंट मानो बी। कभी ये ए बी होता, ये ए बी होता, देखो समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये ए बी होता, मैंने क्या मान लिया? ए को मैंने मान लिया फाई और बी को मैंने मान लिया 1। तो कभी ये ए और बी होता तो इसके मैं सबसेट लिखता, इसका पावर सेट बनाता, तो फाई आता, सिंगलटन सेट ए आता, सिंगलटन सेट बी आता और ए बी आता, और ए बी आता। अब रिप्लेस कर दो, फाई तो आई गई, ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह फाई रखोगे। बी की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। ए बी की जगह क्या रखोगे? ए की जगह फाई रखोगे, बी की जगह सेट 1 रखोगे। ठीक, ये ए बी बन गया और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, जो यहां वाला शुरू हुआ था ये यहां जाके क्लोज हो गया। एलिमेंट भी गिन सकते हो, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे इस तरीके से मैंने लिख दिए।
ये मेरा बन गया पावर सेट ऑफ ए। अब इसका फिर पावर सेट कभी निकालना है तो उसमें कितना एलिमेंट है, 4, तो 2 की पावर 4। उसका अगला पावर सेट बनेगा तो उसमें 16 एलिमेंट होंगे, उसमें 16 एलिमेंट होंगे। ये बात हो गई है ना, ये बात हो गई। यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी प्रकार का? तो ये अपन ने एक क्वेश्चन किया है ना। अच्छा, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये है 6 से लेके 12 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो सब लेनी है। 6 पे ओपन लगाए मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 12 पे क्लोज्ड इंटरवल लगाए मतलब 12 को लेना है। तो मैं सेट लिख रहा हूं, सेट ए इज सच दैट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x is greater than 6 less than equal to 12 ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर हो गया। अब तो तुम फटाफट कर सकते हो। 6 से लेके 12 तक 6 को नहीं इंक्लूड करना है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, 12 को इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल लगा था इसलिए इक्वल टू का साइन लगा दिया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। ये बात आ गई समझ में, पक्का? अच्छा, मैं अब यहां पे कुछ सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा। यहां पे है ना, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। लेक्चर हमारा हो गया खत्म। कुछ जनरल बातें, फटाफट ट्रू और फॉल्स का आंसर बताना। सिंगलटन सेट फाई इज अ नल सेट। सिंगलटन सेट फाई क्या नल सेट होता है, ट्रू या फॉल्स? तो यार फटाक से बच्चे देखते हैं और ये बोल देते कि ट्रू है। नहीं, ये फॉल्स है। नल सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? या तो कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दो या फाई लिखो। ये दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हो ना तो ये एक सिंगलटन सेट बन गई, ये नल सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई तुम्हारी, फॉल्स, क्योंकि ये नल सेट नहीं है, ये तुम्हारा सिंगलटन सेट बन गया। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। कभी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। बहुत अच्छे कोट के साथ ये लेक्चर की समाप्ति। मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।